नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आतंकियों ने गोली मारी है। जी हां, बिहार के 2 मजदूरों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। अस्पताल में दोनों बिहारियों को भर्ती कराया गया। पुलवामा के खरपोरा रत्नीपोरा में यह गोली मारी गई है। बेतिया के शमशाद और फैजान कासरी के रूप में घायलों की पहचान हुई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिहार के 2 मजदूर जो कि आतंकियों के निशाने पर आए, क्यों आए इसका पता नहीं चल पाया है। बेतिया के शमशाद और फैजान कासरी के रूप में उनकी पहचान हुई है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। यह कहां हुआ ये हम आपको बताते हैं। पुलवामा के खरपोरा रत्नीपोरा में इन्हें गोली मारी गई है। कारणों का पता नहीं चला है। बिहार के 2 मजदूर जिन पर आतंकियों ने निशाना लगाया, गोली मारी है। जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां बिहारियों को फिर से निशाना बनाया गया है। ये गोलीबारी क्यों की गई है, गोली चलाने के पीछे क्या मंशा थी, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के ये 2 मजदूर थे जो वहां काम करते थे। शुक्रवार को पूर्णिया में शाह की हुंकार। भारत माता की, भारत माता की। शनिवार को किशनगंज में शाह की शक्ति पूजा। एसएसबी जवानों के साथ किया भोजन। शाह के दौरे से विरोधियों को टेंशन। तो आगाज माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी ने कर दिया है भाइयों और बहनों। नीतीश से नाता टूटा, बिहार पर टिकी निगाहें। भाई अमित शाह जिंदाबाद। 24 विधानसभा सीट, 4 लोकसभा सीट का सवाल। नारा लगाए, भाई अमित शाह जिंदाबाद। सीमांचल की डगर 2024 पर नजर। तो वक्त है खबर को समझने का। तो सीमांचल दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे खास बात रही अमित शाह की शक्ति पूजा। अमित शाह ने किशनगंज में प्रसिद्ध बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना की, विरोधियों को टेंशन दे दी। रिपोर्ट देखिए, फिर समझिए कि शाह की शक्ति पूजा के मायने क्या है। ये पहला मौका था जब देश का कोई गृह मंत्री किशनगंज के प्रसिद्ध बूढ़ी काली माता के दरबार में पहुंचा था। बिहार दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने बूढ़ी काली का दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना और आरती की। बूढ़ी काली मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब आधा घंटा तक रुके। अमित शाह के पूजा अर्चना की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐतिहासिक मंदिर में आरती की और पूजा करा रहे पुरोहितों के पैर छुए। उसके बाद अमित शाह ने रक्षा सूत्र बंधवाया और मंदिर की परिक्रमा के बाद प्रसाद भी ग्रहण किया। अमित शाह को मुख्य पुजारी अमिताभ मुखर्जी ने पूजा अर्चना कराया। बहुत महत्वपूर्ण है कि यह माने हम लोग सोच भी नहीं सके थे कि वो आएंगे। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे मंदिर में वो आए और पूजा किए, माँ का आशीर्वाद लिए। मंदिर में अमित शाह के आगमन को लेकर किशनगंज की महिलाएं बेहद उत्साहित थी। किसी ने भगवान काली मंदिर में भोग के लिए प्रसाद बनाया तो किसी ने गुलाब का फूल भेंट किया। अमित शाह को पाकर आप लोगों को कैसा लगा? बहुत खुश, रात भर सोए नहीं, सुबह उनको देखेंगे, उनके लिए भोग बनाए, रात से जगे हुए थे। आपने गुलाब का फूल दिया? जी हाँ। क्या नाम है आपका? बाबली दास। तो आपने गुलाब का फूल दिया तो क्या बोले अमित शाह? बस ले लिए, हाथ जोड़ के। सिर्फ हाथ जोड़ लिए। क्या नाम आपका? बाबली दास। आपका? इंद्रानी दत्ता। कितना अच्छा लग रहा है कि आप। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। मुझे कोई इतने बड़े मंत्री मेरे मंदिर में आए, यही देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जो मंदिर परिसर में जो लोग हैं, जो यहाँ के कमेटी के लोग हैं, वो भी उत्साहित है, मंदिर के पुजारी भी उत्साहित है और जाहिर सी बात है
बूढ़ी काली मंदिर में अमित शाह का पहुंचना, पूजा करना एक बड़ा संदेश भी देता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, किशनगंज। और अब आप अमित शाह की शक्ति पूजा के मायने समझिए। अमित शाह ने ऐतिहासिक काली मंदिर में पूजा की। पहली बार किसी गृह मंत्री ने इस मंदिर में पूजा अर्चना की है। पूजा करना भी सियासी तौर पर बहुत खास माना जाता रहा है। अमित शाह ने काली मंदिर में पूजा कर अपने परंपरागत वोट बैंक को संदेश दिया है और विपक्ष को चिता भी दिया। सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहुल है। वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर महागठबंधन की जो मजबूती है वो देखने को मिलती है। अब तक यहां की सियासत अल्पसंख्यक आधारित थी और ऐसे में अमित शाह का इस इलाके में प्रसिद्ध मंदिर में पूजा करना हिंदू मतदाताओं को संदेश देना है कि अब यहां पर बहुसंख्यक की बात होगी और उन्हीं के इर्द गिर्द सियासत होगी। इस दौरान अमित शाह ने कुछ कहा नहीं, लेकिन बिना कुछ बोले बड़ा संदेश दिया। सीमांचल के इलाके में अमित शाह की सक्रियता ने विरोधियों की जो चिंता है बढ़ा दी है। बढ़ते हैं आगे। दरअसल शुक्रवार को पूर्णिया में अमित शाह ने रंगभूमि मैदान से यह तो बात स्पष्ट कर दी कि सीमांचल में अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहां पर। अब आप समझिए कि अमित शाह ने क्यों कहा कि सीमांचल में किसी को डरने की जरूरत नहीं। सीमांचल में 4 जिले हैं, किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है और पूर्णिया में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। किशनगंज में 67% मुस्लिम आबादी है, कटिहार में यही प्रतिशत 38 है और अररिया में 32%। 1961 में किशनगंज में हिंदू बहुलता थी और 1961 से 2011 तक देश भर में मुस्लिम जनसंख्या घुसपैठ के बाद भी 3.54% बढ़ी। 2011 तक बिहार में भी 3.39% बढ़ी, लेकिन किशनगंज में मुस्लिम आबादी 15% बढ़ गई। सीमांचल में घुसपैठ से डेमोग्राफी तेजी से बदल रहा है और पिछले दिनों पूर्णिया में महादलितों पर हमला हुआ। हिंदुओं पर हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। 1961 में किशनगंज में हिंदू बहुलता थी और 1961 से लेकर 2011 तक देश भर में जो मुस्लिम जनसंख्या घुसपैठ के बाद बढ़ी वो 3.54% बढ़ी, 11 में 3.39%। तो जाहिर है कि जो एक बड़ा समीकरण अमित शाह रचने आए थे उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सफलता पाई है और यह कारण है, एक संदेश देना भी है, जिसमें उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, पुजारियों को पैर छूकर प्रणाम किया। सियासी दौड़ की बात करें तो 2024 के लिए विपक्ष की दौड़ तेज हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। रविवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में रविवार को सोनिया गांधी से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात होने वाली है। 2022 में 2024 की सियासी रेस रफ्तार पकड़ चुकी है। चुनाव 24 का आने दो, मैं कहता हूं ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। शुक्रवार को बिहार के सीमांचल में अमित शाह ने हुंकार भरी। रविवार को हरियाणा के फतेहाबाद में इनेलो की रैली में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शामिल होंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शनिवार को दिल्ली पहुंच गए। रविवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पटना से रवाना हो जाएंगे। फतेहाबाद के मंच पर नीतीश और तेजस्वी सहित विपक्ष के तमाम नेताओं का जुटान होने वाला है। रविवार को ही शाम के 6 बजे दिल्ली में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से होगी। कल सोनिया जी से नीतीश जी और मैं दोनों आदमी सोनिया गांधी से मुलाकात होगी सर। हाँ। विपक्षी एकता की पूरी कोशिश है आप लोगों की? पूरा कोशिश है जी। तो क्या सफल हो पाएंगे? मुद्दा क्या रहेगा सर मुलाकात का? विपक्षी लोगों को एकता बनाए रहने का। 25 सितंबर 2022 की तारीख राजनीतिक नजरिए से काफी हलचल भरा रहने वाला है।
पहले इनेलो की रैली में विपक्षी नेताओं का जमघट और फिर लालू नीतीश की सोनिया गांधी से मुलाकात। इस मुलाकात को विपक्षी एकता के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में आए हैं, तब से उनकी इच्छा सोनिया गांधी से मुलाकात करने की रही है। इस मुलाकात से नीतीश के मिशन विपक्षी एकता को कितनी मजबूती मिलती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर समझिए, 5 सितंबर को नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिले थे। राहुल और नीतीश के बीच 50 मिनट तक बातचीत हुई थी। अब लालू नीतीश सोनिया से मिल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मामले में पेंच है। नीतीश कांग्रेस के साथ मेन फ्रंट को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसका जनाधार देश भर में मौजूद है। हालांकि वो इस वक्त काफी कमजोर स्थिति में है। कई क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस से परहेज है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। दूसरी बात यहां यह है कि 1.5 महीने पहले तक नीतीश कुमार कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे। बात आरजेडी की करें तो आरजेडी 2020 की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है। 2020 के बाद राजद का गुस्सा कांग्रेस पर हमेशा दिखा। उपचुनाव में कांग्रेस को आरजेडी ने भाव नहीं दिया। नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी, लेकिन कांग्रेस से 2 मंत्री बने, जबकि कांग्रेस ने 4 मंत्रियों की मांग रखी थी। तो यहां जाहिर है कि ऐसे हालात में कांग्रेस मान जाएगी, इस पर जरूर निगाहें टिकी हुई हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले एनआईए ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया था। 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर रेड मारी थी, और इस ऑपरेशन के बाद पीएफआई की बड़े नेटवर्क और उसकी फंडिंग का खुलासा हो गया। साथ ही सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि जुलाई में पटना दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी पीएफआई के निशाने पर थे। पीएफआई की बड़ी प्लानिंग डिकोड। पीएम मोदी थे पीएफआई के निशाने पर। ये तस्वीरें इसी साल 12 जुलाई की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी स्मृति चिन्ह का अनावरण करने पहली बार बिहार विधानसभा परिसर पहुंचकर इतिहास रच रहे थे, तो दूसरी तरफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने साजिश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार रखी थी। ये दावा प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच के बाद किया है। खास तौर पर इस मामले में यह भी जांचा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार के पटना में जिस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी, उस वक्त में पीएफआई संस्था के द्वारा किस तरह से एक बड़े साजिश को अंजाम देना था, इन तमाम मामलों पर पूछताछ की जा रही है। और खास तौर पर इस मामले पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि इस मामले में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन तमाम तीनों जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि पीएफआई संस्था की फंडिंग कैसे होती थी, किस तरह से फंड जुटाते थे। पीएफआई को लेकर ईडी ने और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। खुलासा ये कि पीएम मोदी के पटना दौरे के दौरान हमले की प्लानिंग थी। पीएम मोदी पर हमले के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाई गई थी। नापाक साजिश के लिए पीएफआई के अकाउंट में 120 करोड़ की बड़ी राशि की फंडिंग भी की गई थी, जिसमें विदेशों से भी फंडिंग शामिल थी। पीएफआई के अकाउंट में जो पैसे आए थे, उसमें ज्यादातर कैश में जमा किए गए थे। इतना ही नहीं, जो फंडिंग की गई थी उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और गैर कानूनी कामों में भी किया गया था। 2020 के दिल्ली दंगों के साथ साथ हाथरस में भी दंगा फैलाने में पैसे का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मकसद था देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालना। 12 जुलाई को पीएम के पटना दौरे के दौरान पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ के कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। संदिग्धों के पास से 7 पन्नों का एक दस्तावेज बरामद हुआ था, जिसके कवर पेज पर 2047 लिखा हुआ था। आतंकियों ने 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मिशन तय कर रखा था। पूरे मामले का लिंक पीएफआई से जुड़ा, जिसके बाद एनआईए ने बिहार में छापेमारी की थी। सुरक्षा मामलों के जानकारों की राय है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जल्दी मैं उम्मीद करता हूं कि पीएफआई को किसी भी हालत में अब मौका ना मिले भारत के अंदर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए, और इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना आज की जरूरत है। दरअसल गुरुवार आधी रात को एनआईए ने देश के 15 राज्यों से
पीएफआई के 106 वर्कर्स को अरेस्ट किया था। इस पूरे ऑपरेशन में एनआईए और ईडी के 5 अफसर शामिल थे। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। इधर पटना में पीएम मोदी पर हमले की साजिश के पीएफआई की प्लानिंग के खुलासे के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई और अब पीएफआई पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। रूप से यह जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जांच करना चाहिए और पीएफआई वो पूरा देश विरोधी संगठन है और रोज बिहार में काफी संख्या में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार से लेके दरभंगा तक वो सक्रिय है और पूरे बिहार में सक्रिय है, देश में सक्रिय है। तो नीतीश कुमार जी को इसकी चिंता करनी चाहिए। संविधान सर्वोपरि और इसीलिए मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता किसी भी रंग का हो, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के मान सम्मान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पीएफआई के द्वारा हमले की साजिश की जो आज ईडी के द्वारा खुलासा किया गया है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पीएफआई जैसे आतंकवादी संस्था को पूरे देश में बैन लगाने की अविलंब मांग करती है कि अविलंब पीएफआई पर बैन लगाया जाए। पटना में युवाओं का जुनून ऐसा है कि वर्दी की चाहत में सड़क पर ही प्रैक्टिस में जुट गए। पटना के 4 अणे मार्ग में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जहां सड़क पर सैकड़ों युवा फायरमैन के लिए फिजिकल की तैयारी में जुड़े हैं और इनकी मजबूरी कहिए या फिर बारिश की वजह से ग्राउंड में जलजमाव है और ऐसे में प्रैक्टिस ना छूटे इसे लेकर सड़क पर ही लेटकर हो, बैठकर हो, दौड़कर हो, प्रैक्टिस जारी है। जहां चाह वहां राह, तभी तो राजधानी पटना के 4 अणे मार्ग में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर सैकड़ों ऐसे युवा हैं जो सड़क पर ही पसीना बहाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सपना एक ही है, फायरमैन बनना है। क्योंकि अभी लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है, ऐसे में अब फिजिकल बाकी है। तो मौसम खराब होने की वजह से जो भी मैदान है वहां पर जल जमाव है। ऐसे में युवा क्या करें, तैयारी करनी है और सपना नौकरी करने का है। तो देख सकते हैं कि 4 अणे मार्ग में यानी एक तरफ सीएम नीतीश कुमार का आवास है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी आवास है और बीच में आप देख सकते हैं ये सैकड़ों युवा हैं किस तरह से फिजिकल की तैयारी में जुट गए हैं। ये मैदान नहीं है, कहीं घास नहीं है, बल्कि ये सड़क है, लेकिन सड़क पर ही आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग तैयारी में जुट गए हैं। जो ट्रेनर हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इन लोगों को। जी बताइए। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। कितने साल से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग तो 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। हाँ। रिजल्ट आ गया रिटर्न का? हाँ, रिजल्ट आ गया। ये सड़क पर तैयारी कर रहे हैं, ये तो बड़ी चुनौती होगी। हाँ सर, तो क्या करें, ग्राउंड में पानी लग चुका है। हम लोग का फिजिकल नवंबर में है, तो तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। कितने घंटे अभी आप लोग इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं? इसी तरह से रोज हम लोग 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम करते हैं। मगर रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शाहजाद। बिल्कुल। कुछ और युवा है, उनसे बात करते हैं। बहुत उम्मीद होगी कि तैयारी करेंगे, नौकरी मिल जाएगी। जी बिल्कुल। कितने साल से इंतजार कर रहे हैं? हम तो लगभग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। एज खत्म होने का भी डर होगा? एज तब लास्ट ही चल रहा है। जो है इसी बार फाइनल करना? जी, फाइनल इसी बार करना है। अच्छा, अब कितने चरण में एग्जाम बाकी है? बस फिजिकल रह गया है, फिजिकल के बाद मेरिट लिस्ट निकला बेरा पार, मेरिट, उसके बाद मेरिट रह जाएगा। अच्छा, कितनी सीटें हैं अभी फायरमैन के लिए? फायरमैन का है 2380 को लगभग है, 2380 सीट है। इसी तरह सड़क पर आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही? ना दिक्कत है तो पानी बरस जाने के कारण सड़क पाए हुए, ना तो ग्राउंड में ही जाते थे हम लोग। क्या नाम? खुर्शीद आलम। बिल्कुल, बहुत परेशानी हो रही होगी आप लोग? जी बिल्कुल परेशानी हो रही है ना? ये मौसम के चलते हो रही है। बिल्कुल, थोड़ा मौसम चाहते हैं ठीक हो जाए। हाँ, ठीक हो जाए तो हम लोग को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। ग्राउंड की व्यवस्था बेहतर नहीं है यहाँ पटना में? है, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत है। और सुबह शाम इसी तरह से रोड पर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, जब बारिश नहीं होती है तो हम लोग ग्राउंड जाते हैं। थोड़ा बारिश हुई तो ये ऑप्शनल है? जी। क्या नाम हुआ? अशरफ आलम। तो देख सकते हैं सभी जो युवा हैं एक सपना लेकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कि फायरमैन बनना है, क्योंकि वर्षों से इंतजार कर रहे थे नौकरी की और निश्चित रूप से लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। ऐसे में फिजिकल बचा हुआ है,
तो अब सड़क पर ही पसीना बहा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैदान में जल जमाव है। एक तरह से कह रहे हैं ये ऑप्शनल है और रोज तैयारी करनी है, सुबह शाम। तो मैदान में पानी है तो करें क्या, सड़क पर ही तैयारी में जुट गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।